Hello everyone and welcome back to the channel. So finally we are doing this. पिछले एक हफ्ते से सारे कमेंट्स में एक ही आ रहा था कि जुलाई करंट अफेयर्स करवाने के लिए एंड मैंने भी प्रॉमिस किया था तो फाइनली ये होने वाला है एंड आपने इसका रिलेवेंस देख ही लिया होगा। जो भी एमडीओ एग्जाम हुआ है, डीएसओ एग्जाम हुआ है, सिस्टम एनालिस्ट का एग्जाम हुआ है, सब में पिछले 1 और 2 महीने का करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जुलाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। माइंड यू 30 to 40% सवाल जुलाई करंट अफेयर से आने वाला है एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टिव। इसके बाद आपको कोई चीज रेफर नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर जुलाई करंट अफेयर्स। जून का हो चुका है, धीरे धीरे मैं सारा करा दूंगा बट जुलाई इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आराम से सुनना, जैसे हम लोग का स्ट्रैटेजी रहता है लिंक करके पढ़ने का चीजें, वही चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बट पहला फलसफा, बहुत बड़े एग्जिस्टेंशियलिज्म थे सोरेन किरकेगार्ड, उन्होंने ये दिया है, डू इट और डोंट डू इट, यू विल रिग्रेट बोथ। इसका मतलब क्या है? लाइफ में हर चीज हम लोग को रिग्रेट ही दिलाता है ना। आप मान लो ये वीडियो देख देख रहे हो, आप पे एक रिग्रेट होगा कि इस टाइम पे मैं मोमोज खा लिया होता या खा ली होती। अगर आप मोमोज खा रहे होते तो आप पे रिग्रेट रहता कि यार इस टाइम पे मैं वीडियो देख लेता। समझ लो, हर चीज में आपको रिग्रेट रहेगा। सो व्हाट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस? बॉटम लाइन इज टू लिव लाइफ एट द फुलेस्ट। अभी आप देख रहे हो, एंजॉय करो अच्छे से, बस पढ़ाई करो। ये होता है इसका बॉटम लाइन। तो लेट्स स्टार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सेशन अभी हुआ है? वेरी गुड, मॉनसून सेशन। देखो 3 सेशन होता है। बजट सेशन फरवरी टू मई होता है, मॉनसून सेशन जुलाई टू अगस्त, विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। क्या ये बजट मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? और मुझे बताओ, 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। और क्या ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कहीं पे? ठीक है, अब मुझे यहाँ से बताओ कौन होते हैं। आर्टिकल 85 क्या कहता है? आर्टिकल 85 कहता है कि प्रोरोग, समन एंड डिसॉल्व किसके पास अथॉरिटी है? प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है क्या करने का? प्रोरोग करने का, समन करने का एंड डिसॉल्व करने का। ठीक है, पार्लियामेंट आपको रिवाइज करा देता हूँ कुछ कुछ। कोरम कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 100 में आता है। कोरम क्या कहता है? 1/10 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से मेरे को याद आ रहा है। बजट सेशन मैंने बता दिया। अच्छा, कौन सा है जो डिसॉल्व होता है? क्या वो लोकसभा डिसॉल्व होता है या राज्यसभा डिसॉल्व होता है? ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आर्टिकल 85 पूरा क्लियर हो गया? अगर आर्टिकल 85 क्लियर हुआ तो मुझे कौन सा आर्टिकल याद आना चाहिए? राज्यसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 80। और लोकसभा के लिए आर्टिकल है 81। राज्यसभा में 250 और इसमें 550। ठीक है, ये सारा चीज मुझे याद आना चाहिए। आपको रिवाइज भी हो गया ये सारा चीजें। तो देखो वही है, मॉनसून सेशन स्टार्ट हो गया है, तो बहुत सारा बिल्स है जो पास होने वाला है इस बार। स्ट्रे डॉग्स के लिए वो वाला बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सारा चीज इंट्रोड्यूस हुआ है। और स्पेशल सेशन देखो 3 तो होता है बट स्पेशल सेशन भी होता है ऑन स्पेशल ओकेजन्स। तो 3 सेशन के अलावा एक सेशन जो होता है वो उसको कहते हैं हम लोग स्पेशल सेशन कहते हैं। एक बार हुआ था 1962, इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे हुआ था। क्या करता है? डिस्कस करता है अर्जेंट, हिस्टोरिक और एक्सेप्शनल इशू, इस चीज को डिस्कस करता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद हो गया, हमारा पॉलिटी भी रिवाइज हो गया। पहला जो करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट था, मॉनसून सेशन था। मॉनसून सेशन से हमने सारा चीज याद कर लिया। आपको आर्टिकल 80, 81 याद होना चाहिए। आपको और कौन सा आर्टिकल? 100 याद। आपको आर्टिकल 85 याद होना चाहिए। चलो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ये सवाल आपका एग्जाम में आ रहा है। फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कहाँ पे होगा? 13 सितंबर 11 सितंबर के बीच में होगा जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। मैन्युस्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। अब देखो, इंडिया इज रिच इन इट्स डॉक्यूमेंट्स, बीट एनी डॉक्यूमेंट, आप संस्कृत का ले लो, तमिल का ले लो, तेलुगु का ले लो, तो इंडिया इज रिच। और इसमें क्या है, इंडिया का सॉफ्ट स्किल को शो करता है। इंडिया के पास हाई सॉफ्ट स्किल है ना। इंडिया का जो आप कल्चर देख लो, है ना, आप न्यूमिज्मेटिक्स देख लो, आप मैन्युस्क्रिप्ट देख लो, दिस इज वेरी रिच। ये सब आप मेंस में लिखोगे ना, आपका मेंस पेपर बहुत एनरिच लगेगा। समझ रहे हो? इंडिया का सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थीम। अगर आप एग्जाम में सब लिख दोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा कंपटीटर से। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट जो है, इसमें है स्वामी विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी 1893 जो सेशन था उनका, उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ये वाला लाया गया है, ग्लोबल मैरीटाइम हेरिटेज। ठीक है, फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। अब देखो दिस लैंडमार्क, अच्छा लिखा तो है स्वामी विवेकानंद हिस्टोरिक शिकागो एड्रेस ऑफ 1893। आपको याद आ गया ना शिकागो? 1897 आपको याद आना चाहिए कि इसलिए फेमस था 1897।
and will bring together scholars, cultural custodians, and knowledge institutions from around the world to reflect on and renew India's maritime heritage, the richest in the world with over 10 million manuscripts, living testament to Bharatiya Gyan Parampara. और दिस कॉन्फ्रेंस विल एक्सप्लोर की थीम्स इंक्लूडिंग कंजर्वेशन डिजिटाइजेशन। अब इसमें क्या हो गया, हमारा ब्लेंड हो रहा है। क्या ब्लेंड हो रहा है, हमारा ईस्टर्न या समझ लो वेस्टर्न प्लस ट्रेडिशनल थिंकिंग। ठीक है, कैसे हम आगे जा रहे हैं, मेंस का सवाल है, यूपीएससी मेंस का भी ये सवाल है, कैसे हम आगे जा रहे हैं। तो हमारा ब्लेंड हो रहा है वेस्टर्न और ट्रेडिशनल। तो हम ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम लोग का मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, और हम उसमें क्या इंटीग्रेट करें, एआई इनेबल्ड चीजें इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आप मेंस में लिखोगे, और आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट क्या हो गया, कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। क्लियर हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम हेरिटेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री पाटिल सी फ्लोट। सी फ्लड ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया, जल शक्ति ने किया है। सी फ्लोट इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स अ 2-day एडवांस इन्विटेशन फोरकास्ट अप टू विलेज। ठीक है, ये 2 दिन पहले आपको इत्तला कर देगा कि हाँ आपके शहर, आपके ताल्लुक, आपके डिस्ट्रिक्ट में बारिश, ये बाढ़ आने वाला है। सो आप पहले से ही उस पर काम करो। किसने किया, जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। ठीक है, याद रहेगा सी फ्लड, सी फ्लड। कल कमेंट सेक्शन में एक बहुत 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 प्यारा एक कमेंट किसी ने किया था, तो उन्होंने लिखा था कि 45 नंबर आ रहा है मेरा, सर प्लीज टिप्स दो कैसे आगे बढ़ाना है। तो किसी ने उसमें कमेंट किया कि दुआ करो कि बिहार में बाढ़ आ जाए, फिर तुम क्लियर कर लोगी। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NIPCCD, अब इसको तब्दील कर दे रहे हैं किसमें, सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे एक सवाल फिक्स है, ये वाला आने वाला है। ठीक है, किसमें तब्दील किया जा रहा है, सावित्रीबाई, इनका नाम चेंज किया जा रहा है। ठीक है, सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखो इसमें से मुझे सारा चीज याद आना चाहिए। अब मुझे याद आना चाहिए ज्योतिबा फुले के बारे में याद आना चाहिए, ज्योतिबा भाई फुले, ज्योतिबा भाई फुले से मेरे को याद आना चाहिए, क्या क्या याद आना चाहिए ज्योतिबा भाई फुले से मेरे को, 1873 सत्यशोधक समाज, सत्य शोधक समाज याद आ रहा है, सत्यशोधक समाज। और मुझे क्या याद आना चाहिए, 1848 में फिर दोनों ज्योतिबा फुले और हमारी सावित्रीबाई फुले, इन लोग ने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला था 1848। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिक है। 1848, 1873 सत्यशोधक समाज, और 1848 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1848 में। और ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले ने बहुत अच्छा काम किया था, फिलोसफिकल काम, मतलब इनका फिलोसफी यही था कि आप किसी को भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते हो ना, आप रेस कास्ट जेंडर के हिसाब से किसी को नहीं कर सकते हो। तो उनका फिलोसफी यही था कि वो लोग किसको पैट्रोनाइज किए थे, सबको, दलित हो गए, ठीक है, वुमेन हो गई, डिप्रेस क्लास हो गए, सबको उन लोग बोले थे हम लोग को लेके चलना है, सबको आप पीछे नहीं छोड़ सकते। इंक्लूसिव, जो विकसित भारत का आइडियोलॉजी, जो इंक्लूसिव इंडिया का आइडियोलॉजी है, सो दे वर द प्रोपाउंडर्स ऑफ दैट थिंग। ठीक है, अच्छा साहब, ज्योतिबा फुले से आपको याद आना चाहिए गुलामगिरी, गुलामगिरी इसमें उन्होंने लिखा था, सारा चीज बुक है उनका, उसमें उन्होंने लिखा था क्यों, क्या प्रॉब्लम है, कैसे कास्ट स्टार्ट हुआ इंडिया में, और क्यों ये डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस है। ठीक है, ये सारा चीज़ है, उन्होंने एडवोकेट किया था कि वुमेन को एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सावित्रीबाई फुले आपको याद आ गया सारा चीज़, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले के बारे में, ये एक डेफिनेटली एक सवाल आ रहा है, बीईटी और 71st बीपीएससी, बीईटी और आईबीएससी, और ईपीएफओ और यूपीपीसीएस, हर जिसमें भी ये एग्जाम सवाल आने वाला है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का सवाल है, सॉल्व करके बताना इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, वीपी ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जगदीप धनखड़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट एंड सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू द्रौपदी मुर्मू अंडर आर्टिकल 67 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीपी से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीपी से मुझे क्या क्या याद आ रहा है, देखो यार मेरे पास कुछ नोट्स नहीं होता है, जो मेरे दिमाग में रहता है बस वही बताता हूँ। एक्टिव रिकॉल, आप लोग को भी वही बोलता हूँ, एक्टिव रिकॉल करो सारी चीजें। ठीक है, एक्टिव रिकॉल करोगे तो चीजें याद होते रहेगा, मेरे दिमाग में भी नहीं है। और हाँ, आज यार कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझे बोला मैथ्स का, अभी देखो मैं मुश्किल, मतलब थोड़ा-सा तेज़ करता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि थोड़ा ईज़ी मेथड बताओ, और मैं ईज़ी मेथड से बताता हूँ तो बच्चे कहते हैं ये तो आसान है पूकी, हम लोग भी कर लेंगे। तो देखो मेरे को सबको कैटर करना है ना, बहुत लोग हैं जिनको मैथ्स और रीज़निंग से खौफ़ है। मुझे खुद रीज़निंग में डायरेक्शन में से को मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है डायरेक्शन में। तो यार मैं सबको लेके चल रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी को छोड़ सकता हूँ। आपको अगर जिसको अगर मैथ्स में बहुत होशियार है, मैं चाहूँ तो वो जो क्या सवाल था? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर वाला सवाल है, वो मैं थोड़ा ईज़ी मेथड में कर लूँगा। बट आप एग्ज़ाम में बेसिक मेथड से करोगे ना, अगर ठीक है आपको आता है तो आप करो वो मेथड से।
बट आई हैव टू केटर लॉट ऑफ ऑडियंस ना जिनका मैथ्स वीक है। कमेंट्स आते रहते हैं सबका कि मैथ्स हम लोग को स्ट्रांग नहीं है, वीक है हम लोग को, तो हम लोग को अब पढ़ाइए। तो मैं उन लोग के लिए भी कर रहा हूँ। जिसको आता है वेल एंड गुड, आप अपना अपने मेथड से करो। आई हैव टू केटर अ लार्जर ऑडियंस ना। चलो वीपी से याद करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से मुझे क्या याद आना चाहिए। आर्टिकल 63 कहता है वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट शुड बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। और क्या हो सकता है, आर्टिकल 65 या 66 होता है उनके इलेक्शन के बारे में, शायद 66, एक बार कंफर्म कर लेना। आर्टिकल 66 है ना उनका इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन में कौन होता है, इलेक्शन में हमारे लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, है ना। वाइस प्रेसिडेंट का सारा क्लियर हो गया। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट चुने जाते हैं, ठीक। अच्छा हाँ, वाइस प्रेसिडेंट से मुझे कुछ कुछ ट्रिविया आपको बताना था। देखो, दो तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और एक थे फखरुद्दीन अहमद, फखरुद्दीन अहमद। अब इन लोगों का ना ऑफिस में ही इंतकाल हो गया था। नॉट ऑफिस में, मतलब जब ये अपने वाइस प्रेसिडेंट ओहदे पे थे तभी इनका इंतकाल हो गया था। तो इनके एवज पे दो लोग, मतलब ये प्रेसिडेंट थे और अब इनको करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया दो लोग को। ये थे वीवी गिरी एंड अदर वाज बीडी जट्टा, ठीक है। वीवी जाकिर हुसैन के लिए वीवी गिरी और फखरुद्दीन अहमद के लिए बीडी जट्टा। तो जो प्रेसिडेंट, सॉरी मैं प्रेसिडेंट बोलना भूल गया था, जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद, इनका इंतकाल हो गया था ऑफिस जब पोस्ट धारण किए थे तभी। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बन गए थे, ये जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी एंड बीडी जट्टा, याद रहेगा, ठीक है। और एक और चीज, एक और फन फैक्ट था, जब जाकिर हुसैन का इंतकाल हुआ तो वीवी गिरी हमारे प्रेसिडेंट बने, लेकिन वीवी गिरी ने कुछ दिन के बाद रिजाइन कर दिया। अब देखो, अब पोस्ट खाली हो गया। अब अगर आप संविधान पढ़े हो तो आपको याद आना चाहिए कौन प्रेसाइड करता है, कौन प्रेसिडेंट बनता है, सीजीआई बनता है। तो हमारे जो सीजीआई थे, एम हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला, अब उन्होंने ये वाला धारण किया था ये चीज, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना, एम हिदायतुल्ला। इससे कई बार सवाल भी आया, 1969 के अप्रॉक्स में था ये चीज, ठीक है। एम हिदायतुल्ला। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सवाल आर्टिकल 67 ए पे था, बट आप समझ रहे हो ना, मैं वैसे ही लिंक करके पढ़ाता हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है कि वन है ना मैं आऊँ रटूं। आप यूट्यूब पे बथेरे मास्टर्स को देखे होंगे जो वो आते हैं स्लाइड बस घुमाते हैं, हाँ भाई इसका ये आंसर है, इसका बी आंसर है। अब मुझसे नहीं हो सकता है वो सारी चीजें, और आई एम नॉट इवन टारगेटिंग दोज पीपल ऑल्सो। मेरा टारगेट ऑडियंस, मुझे आई नो, बहुत ही सेंसिबल, जो हम लोग का छोटा सा भी, जो जितने भी लोग हैं, दे वेरी सेंसिबल इंटेलेक्चुअल ह्यूमर है। तो आई एम टारगेटिंग दोज ऑडियंस। अब जिनको चाहिए कि सिंपल वन फैक्ट बताए और आगे बढ़े, तो मुझसे नहीं हो सकता है, सॉरी। इसीलिए समय लग गया जुलाई आने में, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें भी थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा व्यस्त था, मशरूफ था अपने इस सारे कारणों में। चलो नेक्स्ट है, टू प्रमोट एस्ट्रो टूरिज्म एंड साइंस ड्रिवन टूरिज्म, द फर्स्ट एवर लद्दाख एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म कहाँ पे हुआ, लद्दाख। अब लद्दाख से मुझे क्या याद आना चाहिए, लद्दाख से मुझे याद आना चाहिए द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया था, लद्दाख लैंग्वेज बिल पास किया था। उसमें क्या क्या है, इंग्लिश, 5 तो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी, उर्दू, 2 ठो और था यार, एक भोली था, एक पुर्गी था, भोती भोती था, भोती एंड पुर्गी, भोती एंड पुर्गी, ये 5 तो था, ठीक है। तो लद्दाख से मुझे ये सारा चीज़ें याद आ गया, ठीक है। ऑफिशियली प्रोमोलगेट किया था ना उन्होंने, द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको याद आना चाहिए। लंबा सेशन जाने वाला है तो आराम से पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठो। चलो नेक्स्ट सवाल। आपके पास तो कुछ है, मैं तो टैबलेट देख के, और हाँ कई बार ऐसा होता है जो मैं मिसस्पेल कर जाऊँ, बोलने और लिखने में थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो सकता है, क्योंकि यार टैबलेट एकदम आँख के सामने है और बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मिसप्लेट हो सकता है। तो आप कमेंट में लिख देना अगर कुछ यहाँ से ये हुआ तो, क्योंकि मेरे पास कुछ साधन नहीं है, नोट्स वगैरह कुछ है नहीं, मैं कैसे, जो मेरे जहन में आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, श्री नानक निवास, द फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा इन इंडिया इज नाउ इन फजिलिका पंजाब। ये आपने पढ़ा होगा, उसमें एडुटेरियम में पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है। ये देखो, ये गुरुद्वारा है, वुडन वुडन गुरुद्वारा नहीं यार, इसमें नहीं करते ऐसे, सॉरी सॉरी, ठीक है। फजिलिका, ठीक है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, श्री नानक निवास, द फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा इज नाउ इन फजिलिका पंजाब, क्लियर हो गया। बिल्ड विद इन फजिलिका पुलिस लाइन, इट प्रोवाइड स्पिरिचुअल हेवन फॉर पुलिस पर्सनल, द फैमिलीज एंड लोकल रेसिडेंट। आपसे बस सिंपल सवाल पूछिए, गुरुद्वारा कहाँ बना है, फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा, दैट इज इन फजिलिका पंजाब। नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ऑपरेशनलाइज द इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम सैशे, सैशे, शैम्पू का सैशे, ठीक है, सैशे, ठीक है। केयर टेस्टिंग टू इज बीइंग कंडक्टेड एफिशिएंसी, ठीक है। मतलब ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है, अगर कोई भी आपदा आ रहा है, कुछ भी कैलेमिटीज आ रहा है, तो ये पहले एसएमएस के थ्रू इतला कर देगा आपको,
ठीक है, जैसे नीतीश डिवाइस होता है ना, उसी टाइप का है। पहले ही आपको इत्तला कर देगा कि हाँ, कुछ आने वाला है, कुछ खतरा आने वाला है, तो आपको पहले इत्तला कर देगा। एनडीएमए, एनडीएमए को कौन प्रिसाइड करता है और एसडीएमए को कौन प्रिसाइड करता है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। डॉक्टर जितेंद्र, ये देखो ये छपा हुआ सवाल मिलने वाला है। ठीक है, ये सवाल छपा हुआ मिलने वाला है। पहले तो आप जान लो फिनोम, इस प्रोजेक्ट का नाम कहते हैं फिनोम CSIR IGIB कहते हैं। ठीक है, ये फिनोम वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, फिनोम, फिनोम CSIR IGIB। क्या कह रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनॉग्रेट्स अ नेशनल बायो बैंक एंड इंडियाज ओन लॉन्गिट्यूडनल population data at CSIR IGBI. The biobank will serve as a backbone of nationwide cohort study collecting comprehensive genomic। देखो ये टेलर मेड अप्रोच है, यहाँ पे लिखता हूँ, टेलर मेड अप्रोच है। टेलर मेड अप्रोच बोले तो मतलब इंडिया का जो डेटाबेस है, इंडिया के अभी तक क्या होता है ना, वेस्टर्नाइज्ड थिंकिंग अभी भी है, वेस्टर्न वाले लोग अपने हिसाब से करते हैं। अब जैसे यूएसए में मान लो ओबेसिटी ज़्यादा है, इंडिया में डायबिटीज़ ज़्यादा है, तो वो प्रेफ़रेंस क्या ओबेसिटी को देंगे ना। बट हमारा अगर डेटाबेस बन गया, तो हमारे डेटाबेस में हमारे जो डेमोग्राफ़ी है, उस हिसाब से हम लोग मेडिसिन देंगे ना। जैसे यहाँ पे डेमोग्राफ़ी में पता चला कि यूपी के लोग को ज़्यादा डायबिटीज़ है, बिहार में देखा गया बिहार के लोग को ज़्यादा बीपी प्रॉब्लम है। तो हम जो बनाएँगे डेटाबेस अपने हिसाब से बनाएँगे, टेलर मेड अप्रोच से बताएँगे, थोड़ी ना हम जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, यूएसए हो गया, इन लोग को देख के बनाएँगे। समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ अ वेरी, वेरी हिस्टोरिक चीज़, और हम जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आप ये सब मेंस में लिखना कि नेशनल बायो बैंक इज़ वन स्टेप टुवर्ड्स आवर आत्मनिर्भर भारत, आवर विकसित भारत, आवर उन्नत भारत, इस चीज़ के बारे में, ठीक है? तो ये कौन किन्होंने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है इसको इनॉग्रेट, नेशनल बैंक CSIR IGIB, ठीक है? और कहाँ पे? फिनोम CSIR, इस प्रोजेक्ट का नाम है फिनोम CSIR IB। अब क्या है? CSIR IGIB एडवांसेस इंडिजिनस क्रिस्पर ट्रायल्स ऑन सिकल सेल एनीमिया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, लिवर फाइब्रोसिस एंड रेयर डिसऑर्डर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ से एक सवाल बन सकता है आपको, किस में है? सिकल सेल एनीमिया, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, लिवर फाइब्रोसिस एंड रेयर डिसऑर्डर्स। क्लियर हो गया? 10,000 इंडिविजुअल्स का ये डेटा कलेक्ट कर रहा है। अब आप बोलोगे क्या ये डेटा लीक भी हो सकता है? जी नहीं, डेटा लीक नहीं हो रहा है। मतलब ये बहुत सिक्योर एरिया में रखा जाता है। डेटा लीक की अगर बात चली तो मुझे याद आना चाहिए DPDPP, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ओह सॉरी, एक्ट 2024-25। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो डेटा फिड्यूशियरी होता है या फिर जो बीच का मीडिएटर होता है, उसको डेटा लोकलाइजेशन करना होगा। मतलब उसको अनुमति नहीं है कि बाहर जाके सेल करे। आपने कई बार देखा होगा, कैम्ब्रिज एनालिटिक्स स्कैंडल देखा होगा, या फिर यूएसए में तो ये चीज़ चलते रहता है, हमारा डेटा ट्रैफिक होता है। कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट कैसे हुआ था, एम्स कैसे हुआ था, डेटा ब्रीच हुआ था ना। तो टू प्रोटेक्ट देम, डीपीडीए एक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड और इट्स अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इससे मुझे क्या याद आना चाहिए? डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट इज इन न्यूज़, ठीक है? आपसे डायरेक्ट पूछेगा डिजिटल अरेस्ट क्या है, ठीक है? डिजिटल अरेस्ट इज इन न्यूज़ रिसेंटली, सवाल ऐसे ही पूछेगा। चलो मूविंग ऑन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंदिरा गांधी को बीट किया है किस चीज़ में? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बनते हुए, बट अभी भी जवाहरलाल नेहरू टॉप पे है, ठीक है? तो देखना पड़ेगा क्या कुछ दिन में वो उनको डिफीट कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है? 25 जून आपको याद आना चाहिए, ठीक है? 25 जून किस लिए इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट आओ, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच सक्सेसफुली टेस्टेड एट ICF चेन्नई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लो। ICF चेन्नई में इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच। अब व्हाट इज दिस हाइड्रोजन पावर्ड कोच? हाइड्रोजन पावर्ड कोच से क्या होगा, हमारा जो क्या कहते हैं, पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत कम पोल्यूशन होगा। जो हम CO2 और CO2 छोड़ते हैं, तो उससे कम हो जाएगा। हाइड्रोजन पावर्ड है ना, मतलब ना के बराबर आप समझ लो पोल्यूशन होगा। डेवलप क्या कर रहा है? 1200 हॉर्स पावर हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है? पुट्स इंडिया अमंग टॉप ग्लोबल लीडर्स इन हाइड्रोजन ट्रेन टेक। इससे क्या होगा? ग्रीन ट्रांसपोर्ट पुश मिलेगा, ठीक है? इंडिया ने वो भी किया है ना, ग्लासगो समिट में पंच अमृत टारगेट इंडिया ने ये किया है, 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। ये सारा चीज़ इंडिया को करना है। मार्क्स अ बिग स्टेप टुवर्ड्स क्लीन एंड ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। ये आप GS2 वाले अपने आंसर में लिखना, एनवायरनमेंट पे सवाल आएगा। इस बार भी आया था सवाल, तो आपको ये चीज़ लिखना होगा मेंस में। मेंस में कुछ नहीं है, जो आप प्रीलिम्स का नॉलेज पढ़ रहे हो वो फैक्ट्स अगर आपने वहाँ पे लिख दिया, गारंटी है आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। सो इफ आप करंट अफेयर ऐसा पढ़ो कि आप मेंस में भी उसको रिप्रोड्यूस कर सको। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव प्लान्स टू डिप्लॉय 35 हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स विल रन ऑन हेरिटेज हिल्स एंड रन्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है? यही इसमें हाइड्रोजन का चीज़ है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और बताना वीडियो कैसा लग रहा है, अभी तक मजा आ रहा है? करंट अफेयर्स ऐसा पढ़े हो या फिर बस वही रटते हो? स्पीडी एडिटेटर वैसे रटते रहते हो? करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेटेड अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ टूटिकोरिन एयरपोर्ट। टूटिकोरिन एयरपोर्ट कहाँ पे? तमिलनाडु में है ना? तमिलनाडु। टूटिकोरिन से पोर्ट भी तो याद आ रहा है मुझे, टूटी
टूटीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में। टूटीकोरिन पोर्ट का फीचर क्या है? आर्टिफिशियल पोर्ट है। और कुछ इसका इंपॉर्टेंट है? अच्छा, अगर तमिलनाडु का बात चला, तमिलनाडु से मुझे क्या याद आना चाहिए? पंड्या एम्पायर, पंड्या डायनेस्टी। तमिलनाडु में था ना, मदुराई में उनका था। पंड्या से मुझे क्या याद आ रहा? पंड्या से मुझे याद आ रहा रोमन रेंस आई मीन रोमन एम्पायर के साथ उनका ताल्लुक था, बहुत अच्छा ताल्लुक था पंड्या का। पंड्या का था फिश, फिश था ना सिंबल, फिश था उनका सिंबल। ठीक है, ये सारा हिस्ट्री भी रिवाइज हो गया आपका। टूटीकोरिन एयरपोर्ट याद हो गया, किसने इनॉग्रेट किया है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल डायरेक्ट पूछता है कि टूटीकोरिन एयरपोर्ट किसने किया था? होम मिनिस्टर दे देगा, वहाँ के चीफ मिनिस्टर दे देगा, प्रधानमंत्री दे देगा, या नीतीश कुमार दे देगा? तो अब नीतीश कुमार मत मानना, प्राइम मिनिस्टर माना। ठीक है, टूटीकोरिन एयरपोर्ट भी है, टूटीकोरिन पोर्ट भी है। और पोर्ट आपको याद आना चाहिए, सारा पोर्ट आपको याद आना चाहिए। मैंने वो कराया था वीडियो में, है ना, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्ट है। 70th बीपीएससी का सवाल भी आया था पोर्ट पे, चेन्नई पे सवाल आया था ना वो, तो वो याद होना चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन। इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में आएगा। कौन सा है जो राशन के लिए पीडीएस, जो क्या कहते हैं, फेस आधार के थ्रू राशन आपको देगा, पीडीएस देगा? सो हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट प्रेडिक्टिव मॉडल फॉर एस्टिमेटिंग रिस्क ऑफ डेथ, टीबी आज ही हम लोगों ने देखा था, 2025 तक करने का टारगेट था। Gujarat became the officially the joint Cruise Bharat mission. Cruise Bharat mission is central government initiative to build globally competitive। ये सब वन लाइनर सवाल है, सब बस रट लेना, ठीक है, बताने के लिए कुछ नहीं है। याक याक्टेन विलेज इन सिक्किम पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्या है ना, मतलब आप समझ लो रिमोट तरीके से काम कर सकते हो। अगर आप सरकारी मुलाजिम बन जाओगे, या फिर अगर आप अभी भी हो, तो आप वहाँ पे जाके आराम से अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। सो याक्टेन विलेज याद रखना है ना, याक्टेन विलेज इन सिक्किम, सिक्किम पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट। बिहार अपना मोहब्बत, अरे कट क्यों गया? बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू इंश्योर एन ऑल पोलिंग स्टेशन फॉर फियर देन। ठीक है, बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू, ये चीज ठीक है, ये याद आना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। अब दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो। अब आपको याद आना चाहिए, कौन सा आर्टिकल याद आना चाहिए आपको यहाँ से, जो क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होती है नॉमिनेट करती है, आर्टिकल 80 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ना, ये मेंशन्ड है, आर्टिकल 80 सब क्लॉज 1 कितना लोग को नॉमिनेट करती है? 12 लोग को नॉमिनेट करती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन लोग को नॉमिनेट करती है। आप लक्ष्मीकांत, या फिर आप अगर वो पढ़ोगे लूसेंट पढ़ोगे, तो उसमें वो सारा चीज़ मेंशन होता है। राज्यसभा से मुझे कौन सा आर्टिकल याद आता है? मुझे आर्टिकल 80 याद आना चाहिए, अभी तो बताया था। हर्षवर्धन श्रृंगला पहली है, फॉरेन 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 सेक्रेटरी आईएफएस थी, सॉरी हर्षवर्धन आईएफएस थे। उज्जवल निकाम, हाय हाय हाय, उज्जवल निकाम, अगर आपने प्रोसिक्यूटर है ना, प्रोसिक्यूटर है, अगर आपने वो मूवी देखा है कौन सा है, शूटर लोखंड वाला, आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग बट वो मूवी बहुत अच्छा था। उसमें जो प्रोसिक्यूटर थे ना, वो यही थे, उज्जवल निकाम साहब थे। उज्जवल निकाम साहब और किसमें थे? उज्जवल निकाम 1993 बॉम्बे केस के लिए उन्होंने प्रोसिक्यूट किया था। ठीक है, इसके अलावा 2008 बॉम्बे केस, उसके अलावा वो गुलशन कुमार केस, गुलशन कुमार का जो मर्डर केस हुआ था, और वो राहुल महाजन के पिताजी प्रमोद महाजन के लिए भी उन्होंने प्रोसिक्यूट किया था। मतलब ये सब प्रोसिक्यूटर, मतलब वो सरकार की तरफ से लड़ते हैं, तो उनको मिला है। उज्जवल निकाम याद रहेगा। हर्षवर्धन श्रृंगला, इनका कई बार आपने सुना, आर्टिकल देखा होगा, या फिर उनके बारे में आपने तस्वीर भी देखा होगा अखबार में। ठीक है, सी सदानंद मास्टर सीनियर केरला बीजेपी लीडर है, और डॉक्टर मीनाक्षी जैनी तो आप एनसीईआरटी पढ़ते होगे, जो मिडिवल एनसीईआरटी पढ़ते होगे, या फिर मिडिवल में उनका नाम है ना, दिल्ली बेस्ड हिस्टोरियन। तो दो नाम तो मैंने आपको एकदम, तीन याद तो नाम करवा ही दिया मैंने आपको। हर्षवर्धन श्रृंगला का आप नाम बराबर अखबार में पढ़ते होंगे, उनको प्रेस ब्रीफिंग आता है कई दफा, है ना। उज्जवल निकाम का मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया सारा चीजें। डॉक्टर मीनाक्षी जैन के बारे में बता दिया, और डॉक्टर सदानंद मास्टर। तो 4 ऑप्शन रहेगा, आपसे एबीसीडी वाला पूछेगा तो आपको मार्क करके देना है। 80 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए आपको याद हो गया है, आर्टिकल 80 आपको याद हो गया, आर्टिकल 85 आपको याद हो गया, समनिंग प्रोरिंग डिसॉल्विंग वाला याद हो गया, आर्टिकल 100 आपको याद हो गया। जॉइंट सीटिंग 108 होता है ना, 108 होता है। 111 किस लिए होता है? आर्टिकल 200 भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है। ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्या मतलब करंट अफेयर्स हो रहा है सर, आप तो पॉलिटी पढ़ा रहे हो। चलो, ये तो भाई छपा हुआ सवाल मिलने वाला है, जुलाई तभी बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ गया है। अब यहाँ से तो मेरे को 4 चीज़ याद आना चाहिए। क्या क्या याद आना चाहिए? कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ? 2023, 2023 में 2 ठो को मिला था, 2024, 2024, हाँ ठीक है, तो 23, 23, 24, ठीक है। देखो, 23 में था, एक तो शांति निकेतन को मिला था, शांति निकेतन,
शांति निकेतन से तो मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का सारा चीज़ याद आना चाहिए। होयसालास को मिला था 2024 में, मोइदाम्स को मिला था, मोइदाम्स, और 2025 में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, सारा चीज़ याद होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछेंगे वो, सबसे पहले शांति निकेतन, होयसाल्स और मोइदाम्स, ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। और यूनेस्को मेमोरी रजिस्टर में कौन दो शामिल हुए हैं वो मुझे बता देना। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बिकम्स इंडियाज फोर्थ, ठीक है, ये ला क्लियर हो गया। यूनेस्को का हेरिटेज देख लो कहाँ पे, हेडक्वार्टर, सॉरी, पेरिस में, सारा चीज़ यहीं से सब सॉर्टेड हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में। नेक्स्ट पे आते हैं, अब इंटरनेशनल अफेयर्स पे आते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिटेड द कुरुमा मेमोरियल पार्क इन घाना। घाना का लोकेशन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घाना, घाना टोगो बेनिन, यहाँ पे सारा चीज़ है। जीटीबी से मैंने याद किया है। घाना से मुझे याद आना चाहिए गोल्ड, डायमंड का रिजर्वॉयर है। घाना से मुझे याद आना चाहिए वोल्टा रिवर, वोल्टा रिवर। घाना का देखो यहाँ पे है अटलांटिक ओशन, यहाँ पे टच कर रहे हैं ना, आपसे पूछ सकता है कि वो लैंडलॉक्ड है या नहीं। अब जहाँ भी मोदी जी गए वो लोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लेसेस इन न्यूज़ वाला मेरा थर्ड डे में मैंने कराया था रिवीजन सीरीज में, तो आप वो वीडियो देख लेना। मैंने सारा कंट्री का मैपिंग कराया था। इनफैक्ट मैंने अफ्रीका मैपिंग में भी ये चीज़ करवाया है, घाना टोगो बेनिन वाला एरिया। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो दोनों देख लेना। करंट अफेयर्स और नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स का मैंने एक वन शॉट लिया है, ये वाला वीडियो देखो, ये तो जुलाई का है, बट वो वीडियो भी देख लेना, दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड। अच्छा खासा उसमें भी लोग ने देखा है, तो वो वाला वीडियो देख लेना। इंटरनेशनल अफेयर्स इज सॉर्टेड, ठीक है। क्या है इनका, इनसे बस वही पूछेगा, घाना का लोकेशन पूछेगा, बट नाउ यू आर प्रीटी मच अवेयर है ना, घाना का लोकेशन आप अवेयर हो गए हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नामीबिया भी गए थे वो। नामीबिया हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू अलाउ डिजिटल पेमेंट बेस्ड ऑन यूपीआई, हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री। नामीबिया से मुझे याद, ये वाला एरिया में मुझे याद आना चाहिए, कौन सा है, वेनेजुला करंट है ना, वेनेजुला करंट फ्लो करता है, जिसके कारण से यहाँ पे ये वाले एरिया में, यहाँ वाले एरिया क्या बन जाता है, डेजर्ट बन जाता है। और इस डेजर्ट को अपन क्या कहते हैं, कालाहारी डेजर्ट कहते हैं। कालाहारी डेजर्ट, बुशमैन ट्राइब यहाँ पे रहता है। साउथ अफ्रीका में लिम्पोपो रिवर मुझे याद आना चाहिए, ठीक है। जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे में यहाँ पे जाम्बी रिवर है, और यहाँ पे एक फॉल्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया रिवर अलग है, विक्टोरिया फॉल्स अलग है। विक्टोरिया फॉल्स का आप देखोगे COP15 यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे में हरारे एक जगह है जहाँ पे क्रिकेट होता है। ये सारा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब दिस इज important. Ahead of its 17th BRICS summit, Colombia and Uzbekistan have officially joined the new NDB. अब कोलंबिया का आप मुझे कैपिटल बताना, बोगोटा है ना शायद। उज़्बेकिस्तान का आप मुझे कैपिटल बताना, और मुझे बताना क्या तुर्कमेनिस्तान सार्क में है या नहीं है, ठीक है। कोलंबिया से मुझे बताना, याद कुछ आ रहा है। बोगोटा तो शायद कैपिटल वही है, कोलंबिया, इक्वेटर कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है, ये मुझे याद आ रहा है। इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट एंड अल्जीरिया मेंबर्स ऑफ एनडीबी, हेडक्वार्टर्ड एट शंघाई। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, शंघाई। शंघाई तो एक मूवी भी था ना इमरान हाशमी का। यार देखो, एक टाइप का लग रहा है व्लॉग बना रहा हूँ। इतना लंबा वीडियो तो शायद ही मैंने अभी तक बनाया होगा, तो शायद लंबा जाएगा। अभी कितना पेज हुआ है, 28 पेज हुआ है, 12, बट मज़ा आ रहा है। चलो वेरी गुड, आपका आवाज़ मैं सुन लिया। द वर्ल्ड ज्वाइंस इंडियाज मिशन लाइफ। मिशन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुआ था ये, COP26 ग्लासगो, COP26 ग्लासगो, ग्लासगो में हुआ था। तो यहीं पे मोदी जी ने किया था मिशन लाइफ को। लाइफ फॉर एनवायरनमेंट के लिए ऐसे कुछ नाम था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है, ये था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मोदी जी का था। और कहाँ पे ये वाला हुआ है, एडॉप्टेड एट रामसर कन्वेंशन, COP15 हुआ है जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे में कहाँ, विक्टोरिया फॉल्स। अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है, विक्टोरिया फॉल्स में हुआ है, मतलब उसी में फॉल्स में जाके नहीं हुआ है, उसके आसपास वाले लोकेशन में हुआ है। जो व्लॉग वगैरह देखते होंगे तो लोकेशन उनको पता होगा जहाँ पे हुआ था, क्योंकि परमवीर, पैसेंजर परमवीर का मैं देखता हूँ व्लॉग, तो उसमें वो उन्होंने बताया था कि अभी COP15 हो रहा है, रामसर COP15 हो रहा है, तो वो चीज़ था। रेजोल्यूशन ऑन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ऑन वेटलैंड्स, रामसर कन्वेंशन मुझे याद आना चाहिए। 2 तो रामसर साइट कौन अभी एडेड हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और रामसर कहाँ पे, ईरान में है ना। हम्म, ईरान, तेहरान, तेहरान भी मूवी आया है अभी। प्राइम मिनिस्टर मीट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो PM's London visit unveiled the India-UK Vision 2035 रोडमैप, फॉर्मलाइज CETA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक बहुत ही प्रोबेबल सवाल है, और मेंस का भी एक सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो CETA पूछेगा किसके साथ हुआ है, इंडिया यूके, इंडिया फ्रांस, इंडिया यूएसए, और इंडिया इसराइल दे देगा। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, यूके, ठीक है। यूके से मुझे याद आना चाहिए MI6 की स्पाई हेड कौन है ना, ये सारा मुझे याद आना चाहिए। अब ट्रेड टारगेट क्या है,
पुश बायलैटरल ट्रेड बियॉन्ड $100 बिलियन बाय 2030। ये सबके साथ होता है, जितना भी इंडिया जिसके साथ ही पास आता है ना, तो इंडिया का टारगेट वही रहता है कि 100 बिलियन बाय 2030 तक इंडिया को टारगेट अचीव करना है जो ट्रेड है। ठीक है, किस दिन हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जुलाई 24 को हुआ है 2025। दिस इज हिस्टोरिक लैंडमार्क यूके ट्रेड डील पोस्ट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए विद G7 कंट्री। दिस इज माइंड यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी अभी तक पढ़ाया हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही वाला है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए विद G7 कंट्री। G7 कंट्री कौन कौन सा है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, ये मैंने वो वीडियो में भी कराया है, इंटरनेशनल जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स का। G7 समिट कहाँ पे हुआ था, कलांसका कनाडा। ठीक है, व्हाट इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए क्या होता है, फ्यूअर बैरियर्स एंड मोर ट्रेड। अभी जैसे बैरियर ट्रेड बैरियर उन्होंने लगाया ना, क्या नाम है यूएसए के प्रेसिडेंट, तो वैसे ही एफटीए में क्या होता है, वो उल्लंघन करे ना, एफटीए इंडिया साइन कर चुका है बट स्टिल ही, तो मतलब उनको एक तरह से लुनाटिक ही सब कहते हैं। तो एफटीए में क्या होता है, फ्यूअर फ्यूअर बैरियर्स, मतलब बैरियर्स कम लगाओगे, आप ज्यादा ट्रेड पे फोकस करोगे, सस्टेनेबल ट्रेडिंग होना चाहिए। Countries agree to remove tariffs and non-tariff barriers. Covers goods, agriculture and industrial products, services and banking, construction, trade, IPR, intellectual property rights. सारा चीज इसमें कवर होता है। ठीक है, सो एफटीए इंडिया उसके साथ करता है जिसके साथ इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा है। और इंडिया और आपको यूके का पता होना चाहिए, कॉमनवेल्थ वाला है। यूके से इंडिया ने क्या क्या बोरो किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कौन से आर्टिकल में आता है, जो जो चीज़ बता रहा हूँ सारा चीज़ कमेंट सेक्शन में आते रहना चाहिए, तभी वो चीज़ रिवाइज होगा। और जो रैंक 412 वाले हैं उन्होंने भी यही बोला था ना, आप कमेंट सेक्शन में डालते रहोगे तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रहते रहेगा। और ये भी बताना वीडियो कैसा लग रहा है। इतना डिटेल्ड वीडियो तो शायद मुझे नहीं लगता है यूट्यूब पे, बिहार स्पेसिफिक के लिए तो नहीं हो। यूपीएससी के लिए बेशक बहुत अच्छे अच्छे सर है, बट बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही होता है, वन लाइनर रटवाते रहते हैं यार। मतलब ठीक है, आप प्रीलिम्स निकल जाओगे, मेंस में तो फिर वो करंट अफेयर्स, जीएस2 इज मोर डोमिनेटेड, हाईली डोमिनेटेड ऑन करंट अफेयर्स। ये सारी चीज़ अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ोगे तो फिर आप समझ रहे हो, फिर यू विल लैग। व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ इंडिया यूके सीईटी सेटा, 99% ड्यूटी फ्री एक्सेस है। ठीक है, इंडिया गेट्स नियरली फुल ड्यूटी फ्री एंट्री इनटू द यूके मार्केट। ठीक है, बेनिफिट सेक्टर्स लाइक, एक और चीज याद आ रहा है, यूरोप का मैपिंग भी, कोई कोई कह रहा था यूरोप मैपिंग भी मैं ले आऊंगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, सारा चीज हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, आप बस पढ़ाई करो। बेनिफिट सेक्टर्स लाइक ये बता दिया, टैरिफ रिडक्शन होगा, इंडिया टू कट एलिमिनेट ड्यूटीज ऑन 90% टैरिफ लाइंस, इंक्लूड हाई वैल्यू इंपोर्ट्स लाइक कार्स एंड अल्कोहल। ईवी बूस्ट है, नो ड्यूटीज ऑन यूके इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम ईयर 6। ठीक है, ईवी के लिए, ईवी के लिए मुझे बताना इंडिया का कौन सा स्कीम है। आ गए आपके हमारे सबके फेवरेट, यूएस अनाउंसेस टैरिफ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त। ये देखो, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त 2025। टैरिफ 25% ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 25% है, आगे भी बोल रहे कि हम 50% भी कर देंगे, प्लस एन अनस्पेसिफाइड पेनल्टी। बैकग्राउंड, सिंस January 25 यूएसए हैज टेकन टैरिफ एक्शन अगेंस्ट मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, अब देखो क्या इस टैरिफ से होगा, क्यों टैरिफ लाया जा रहा है। पहला तो देखो ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, इंडिया के पास ट्रेड सरप्लस वाला रेजीम है यूएसए से, बाकी चाइना के साथ इंडिया ट्रेड डेफिसिट में जाता है, बट इनके साथ ट्रेड सरप्लस है इंडिया, और ये ट्रेड डेफिसिट है, इसीलिए उनका डोनाल्ड ट्रम्प का दिमाग खराब हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम सैंक्शंस आर कमिंग वाला वो मीम चल रहा है ना, वो लाएंगे। तो ट्रेड डेफिसिट है 45.7 बिलियन विद इंडिया। ठीक है, नॉन मॉनेटरी बैरियर्स, इंडिया सब्सिडीज एंड फूड सेफ्टी हर्डल्स फॉर ब्रिक्स कंसर्न है सीन एज एन एंटी डॉलर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब देखो, आप फ्रिक्शन देखोगे, आप इंडिया यूएसए का सवाल इस बार भी आया था, है ना, यूपी पीसीएस का मेंस में भी आया था, बिहार पीसीएस का मेंस में आया था, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो डी डॉलरेशन हो रहा है, जितना भी इकोनॉमी है डी डॉलरेशन तरफ जा रहा है, मतलब डॉलर को हटा के वो लोग अपना करेंसी ले रहे हैं। ब्रिक्स का बहुत बड़ा कंसर्न है ये वाला चीज। ठीक है, इंडिया रशिया इंपोर्ट, इंडिया का टाइज बढ़ रहा है, रशिया के साथ बढ़ रहा है, चाइना के साथ बढ़ रहा है, सो दैट इज ट्रिगरिंग ऑल दिस टैरिफ्स। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है हस्तक्षेप हो रहा है, में प्रेशर। ठीक है, गोल जो है डिसऑर्डिनेट हो रहा है, इंडिया पे 25% टैरिफ है, मतलब बाइसनेस है ना, वियतनाम और इंडोनेशिया पे 19% और 20% लगा रहे हो, इंडिया क्योंकि अब इकोनॉमिक बढ़ रहा है तो आप डर रहे हो इंडिया से, तो 25% आपने लगा दिया। इंडिया स्टैंड क्या है, इंडिया इज कमिटेड टू फेयर बैलेंस एंड म्यूचुअली बेनिफिटेड बीटीए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, टर्की अनबिल्स गजब, गजब, गजब नहीं कसब, 970 की मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गजब पूछेगा कौन से कंट्री का, टर्की है, तुर्की का है। ठीक है, तुर्किया आपको बोला याद आ रहा है, दादनल स्ट्रेट आपको याद आ रहा है ना, सी ऑफ मरमरा, वो सारा चीज आपको टर्की वाला याद आना चाहिए। टर्की क्या एशिया का पार्ट है या यूरोप का पार्ट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। गजब बस सिंपल आपसे बनने ने पूछे गजब किसका है, तो इट इज ऑफ टर्की। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया एट द 17th ब्रिक्स समिट रियो डी जेनेरो, इंडिया। ठीक है, ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था,
ब्राज़ील में हुआ था। ये ला मैंने आपको अच्छे से इंटरनेशनल अफेयर्स वाला वीडियो में कराया है। सारा ब्रिक्स का जितना भी डेटा है, सारा चीज़ मैंने आपको करा दिया है। वो एक बार वीडियो देख लेना। थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट थीम सवाल पूछेगा। थीम क्या है इसका? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। पीएम साइंड द रियो डी जेनेरो डिक्लेरेशन। ठीक है। इंडिया इन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। 10वां मेंबर कौन बन गया? इंडोनेशिया ऑफिशियली जॉइंड ब्रिक्स व्हाइल बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया एंड मलेशिया, ये सब ब्रिक्स पार्टनर। ये सब नहीं पूछेगा आपसे, बस पूछेगा इंडोनेशिया पूछेगा। ठीक है। इंडिया विल अज्यूम द ब्रिक्स चेयरमैनशिप एंड होस्ट द 18 ब्रिक्स समिट। ठीक है। अगले वाला जो होने वाला है, इंडिया होस्ट करेगा। कहाँ पे? इंडिया में होस्ट होने वाला है। कजान आपको याद हो गया, पिछले बार था। 23 वाला जोहान्सबर्ग में हुआ था, 22 वाला बीजिंग में हुआ था। दैट इज ब्रिक्स का जो एक्रोनिम होता है, इसी टाइप का चलता है वो। तो ऐसे चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आता है हाइलाइट्स। क्या क्या था? क्लाइमेट फाइनेंस पे इन लोगों का बात किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस पे बात किया, हेल्थ एंड मतलब वही बोल बचन कि हाँ, वो करते हैं कि पाकिस्तान ने जो किया हम उसका कड़ी निंदा करते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस का एक होना चाहिए। ग्लोबल साउथ को हम लोग प्रोपोगेट करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंक्लूसिविटी पे जाना है हम लोग को, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है। ये सब मेंस पे सेम यही थीम पे लिखना है आपको। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल जाना, हेल्थ पे जाना, ये सारा चीज़ पे आपका सारा जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होता है ना, सब इसी पे ही आपका सिमट जाता है। ठीक है। चलो WHO बाई 3, ये अभी मैंने करवा रखा है आपको इंटरनेशनल अफेयर्स वाले वीडियो में। WHO का है 3/35 इनिशिएटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल पूछेगा 3/35 इनिशिएटिव इज ऑफ whom? तो WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका ताल्लुक किससे है? टोबैको, अल्कोहल और शुगरी ड्रिंक से। इसमें बोला गया है कि हम 50% हेल्थ इसको बढ़ाना है, क्योंकि मतलब सेवन लोग करते हैं ना, अगर हम बढ़ा देंगे तो लोग कम सेवन करेंगे। तो ये इसीलिए लाया गया है। ठीक है। इम्पैक्ट क्या है इसका? कुड जनरेट 1 ट्रिलियन प्लस पब्लिक रेवेन्यू ग्लोबल। ठीक है। कोलैबोरेशन, ये सब आप देख लेना। इंडिया ने भी किया है, एडिटेड 28% टैक्स जीएसटी लगा दिया है, एडिशनल 12% कमीशन सेस। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, ये सब पीते हो तो मत पिया करो, बहुत उसमें शुगर होता है। अभी पता नहीं चलेगा, बट ओबेसिटी, आपने लैटिन अमेरिका कंट्रीज देखा होगा, वहाँ पे ओबेसिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कोका कोला को लोग बहुत सेवन करते हैं। सो दिस इज द रीजन वाई वहाँ अब लगाया गया है टोबैको, अल्कोहल एंड शुगरी प्रोडक्ट। ठीक है। इंडिया में तो अल्कोहल बिहार बैन कर ही चुका है। कौन से आर्टिकल के अंदर बिहार ने बैन किया है? सबसे पहले किसने किया था? कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। कर्पूरी ठाकुर से एक प्रोबेबल सवाल आ रहा है, बन सकता है। ठीक है। और कौन से आर्टिकल में है कि मदिरा सेवन को हम लोग बैन कर सकते हैं या फिर इंटॉक्सिकेशन को वो करना चाहिए, ये बताना मुझे। चलो, अब आते हैं हम लोग साइंस एंड टेक में। या पहले सबसे पहले स्पेस पे आते हैं। पहला है निसार। निसार इज वेरी इंपॉर्टेंट। निसार दो लोग का मिश्रण से बना है, नासा प्लस इसरो, मतलब दोनों ने मिलकर कोलैबोरेट किया है। सिंथेटिक एपर्चर रेडार, SAR का फुल फॉर्म है सिंथेटिक, सिंथेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा। अपर्चर रेडार। अब देखो ये मेन फंक्शन क्या है इसका? इसका मेन फंक्शन है जितने भी अर्थ के नखरे हैं वो सब उठाएगा। मतलब इत्तला करेगा कि समझो कहीं पे आग लग गया, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे कुछ भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो निसार जो है हमारा मॉनिटर करते रहेगा। अर्थ का ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी की तरह समझ लो। ये मॉनिटर करते रहेगा क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या मसाइले खड़ा हो रहा है हमारे पृथ्वी में। तो ये सब चीज निसार बताएगा। यहाँ पे देख लो जो बताया वही है कि एप्लीकेशन इंक्लूड शो लाइन मॉनिटरिंग, स्टॉर्म कैरेक्टराइजेशन, मैपिंग ऑफ सर्विस, सारा वही चीज़ है जो बताया हूँ। निसार क्या है? अच्छा हाँ, इसमें दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, दो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। कहाँ गया? इट इज़ अ फर्स्ट मेजर अर्थ, देखो ये सवाल यहाँ से बनने वाला है, फिक्स्ड है ये सवाल, ध्यान से देख लेना। इट इज़ अ फर्स्ट मेजर अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट विद रेडार्स ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। टू फ्रीक्वेंसी से सबसे पहले हर्ट्स याद आना चाहिए मुझे। अब देखो दो फ्रीक्वेंसी होता है, एक होता है एल बैंड एंड द अदर वन इज एस बैंड। एल बैंड नासा ने बनाया और एस बैंड इसरो ने बनाया, बस ये इंटरचेंज कर देगा आपको। एल बैंड नासा, एस बैंड इसरो। ठीक है। एस देखो इसरो में एस आ रहा है तो एस बैंड, एल से आप समझ लेना जो भी आपको वर्ड आता है, तो नासा से आपको यूएसए से आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर देखो फर्स्ट सैटेलाइट विद डुअल फ्रीक्वेंसी रडार फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया आपको, एल बैंड और एस बैंड। ठीक है। एल बैंड नासा, एस बैंड इसरो। एडवांस रेडार इमेजिंग, पोलरीमेट्रिक प्लस इंफ्रोमेट्रिक डेटा। ठीक है। और ये कहाँ से हुआ? F-16 से हुआ है। GSLV देखो, इसरोज GSLV F-60 कैरिंग द निसार सैटेलाइट लिफ्ट्स ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ये एक सवाल, तीन सवाल यहाँ से बन सकता है, कोई भी एग्जाम दोगे तीन सवाल यहाँ से बनने वाला है। ठीक है। GSLV मैक 2 F-16 वेरिएंट, F-16 F6 ब्रॉक लेसनर का ना मूव, F6 F5 सॉरी F5 मारता है। इंडियाज लार्जेस्ट थ्री स्टेज एक्सपेंडेबल रॉकेट। फर्स्ट GSLV मिशन टू सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट। मिशन लाइफ 5 साल, 5 साल का इसका कार्यकाल है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया? निसार के बारे में अब तो भूलोगे नहीं। GSLV F-16 याद रखना। ठीक है। और नासा और इसरो का है।
सार का फुल फॉर्म क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रेडार। 2 फ्रीक्वेंसी बैंड है, वन इज एल बैंड, द अदर वन इज एस बैंड। एल बैंड इज मेड बाय नासा, एस बैंड इज मेड बाय इसरो। सारा पिक्चर क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इजराइल एरोस्पेस वर्ल्ड फर्स्ट। देखो सिंपल है, इसमें फैक्ट ही है। ड्रोर 1 किसने किया है? इसराइल ने किया है। ड्रोर 1 इसराइल ने किया है। इसराइल से हमें क्या याद आना चाहिए? आयरन डोम याद आना चाहिए। अगर आयरन डोम से मुझे कुछ याद आ रहा है तो मुझे याद आना चाहिए गोल्डन डोम। गोल्डन डोम भी आपका यूएसए ने किया है। यूएसए से मुझे और क्या याद आना चाहिए? यूएसए से मुझे याद आना चाहिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस मनाया गया। कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में मनाया गया। न्यूयॉर्क सिटी में मनाया गया। ठीक है। न्यूयॉर्क यूएसए तो अलग अलग भी हो ना, डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया है, यूनेस्को से अलग हो गया है, क्वाड से भी बोला था कि क्वाड से भी अलग हो जाएंगे, मतलब नॉर्थ कोरिया बनने के कगार पे है वो। ठीक है। इंडियाज एस्ट्रोनॉमर इंडियाज एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉमर मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडिया टू कंडक्ट, ये तो पता ही होगा, आईएसएस। ठीक है। एक्सियोम फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एक्सियोम फॉर्मेशन गगनयान मिशन में भी वो है ना, एक्सियोम फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताना कि सुनीता विलियम्स का कौन सा वो था जिससे वाई थी एयरक्राफ्ट, कौन सा था? स्पेसक्राफ्ट, सॉरी नॉट एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट। ठीक है। अब अवार्ड्स पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर, देखो घाना वाला तो हमने अभी देखा ही था, वाला चीज। इनको इससे नवाजा गया है, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में क्या याद याद होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, तो सिंपल ही है। ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार पूछेगा तो घाना है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ट्रिनिडाड टोबैगो क्रिस गेल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन कन्फर्म्ड विद द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ ब्राजील, द ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल। देखो ग्रैंड कॉलर किसमें उनको मिला गया है? ये मिला गया है ब्राजील से, मिला गया है। ब्राजील से हमें क्या याद आना चाहिए? बताना कमेंट सेक्शन में। और हाँ, ग्रासलैंड बताओ, ब्राजील में कोई ग्रासलैंड है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन कन्फर्म्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, नामीबिया। नामीबिया तो आपको याद आई है, नामीबिया से मैंने वेनेजुएला करंट आपको याद करवाया है अभी। दीपिका पादुकोण बिकम था, यार ये सब तो रट लोगे यार मुझे यार बहुत बोरिंग लगता है, क्या इसे समझाऊं? इसमें मैप है तो मैं बता ही चुका हूँ, इसमें सब रट लेना। Deepika Padukone became the first Indian honored with Star Hollywood Walk of Fame. This is very important. ठीक है। India's women right activist Varsha Deshpande has been awarded with 2025 United Nations Population Award in the individual category. ये भी very important है। वर्षा देशपांडे, मैंने आपको क्या बताया था एलिमिनेशन वाले वीडियो में, और आपको वो क्या कहते हैं कैसे पेपर एनालिसिस करना है, तो उसमें हम लोग ने क्या थीम आइडेंटिफाई किया था कि कोई भी इंडियन जो विदेशी अवार्ड ले रहा है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्षा देशपांडे इज इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 225 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इन इंडिविजुअल कैटेगरी उनको मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रोबेबल सवाल यहाँ से बनता है वर्षा देशपांडे जी पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण, ये भी अवार्ड का सेक्शन चल रहा है। देखो अब यूपी वाले भी कंफ्यूज ही हो गए भाई, कैसे हमें मिल गया। की अवार्ड विनर्स, बेस्ट गंगा टाउन है प्रयागराज, बेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड है सिकंदराबाद। ठीक है। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित फॉर सैनिटेशन वर्क एंड सेफ्टी है जीएमएमसी विशाखापट्टनम। स्पेशल रिकॉग्निशन मिला है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो स्वच्छ शहर में हो, मोर देन 10 लाख में अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ। अब बोलोगे यार बचपन से, तो बचपन से की जब से तैयारी कर रहा हूँ तब से बस इंदौर का नाम सुना था, तो अब बदल गया है। अब हम पहले वाले नहीं रह जो लिवर लिवर करते थे, अब सुपर स्वच्छ लीग सिटीज आ गया। सुपर स्वच्छ लीग सिटीज में कौन है? इंदौर फर्स्ट है, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा। चारों का याद कर लो, ये सवाल डायरेक्ट पूछने वाला है। चारों का नाम याद करो, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा। यूपी पीसीएस में ऐसे सवाल पूछते हैं वो चार, इसमें चेंज कर देंगे, नवी मुंबई की जगह अहमदाबाद डाल देंगे, तो आप कंफ्यूज मत करना। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, एंड दिस यू कैन स्किप। हाँ स्किप कर दो। अरे नहीं नहीं स्किप मत करो यार, अगर आ गया तो फिर मुझ पे बरसोगे नहीं, पढ़ लेना कर अपने हिसाब से, बट दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट जो था मैंने बता दिया। ठीक है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, मोर देन 10 लाख। 10 3 10 लेस देन 10, नहीं यार इसमें क्या ही पूछेंगे, अब बहुत मूड खराब होगा यार एग्जामिनर का, तभी पूछ सकते हैं बट नहीं पूछेंगे, चिंता मत करो। दिव्या देशमुख स्पोर्ट्स पे आते हैं, हम लोग का फेवरेट। दिव्या देशमुख इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द एफआईडी वुमेन चेस वर्ल्ड कप। ठीक है। दिव्या देशमुख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 19 साल की है। कोनेरू हम्पू सॉरी बाय डिफीटिंग कोनेरू हम्पू द फाइनल इन जॉर्जिया। ठीक है। तिब्लिसी। हरी कृष्णा ए आर ए बिकम्स इंडियाज 87 ग्रैंड मास्टर, नाम याद कर लो। हाय हाय आ गया ना अपना टेनिस। विंबलडन, यानिक सिनर ने किसको हराया? कार्लोस अल्काराज को हराया। ईगा स्वितेक ने किसको हराया? अमांडा अनिसुमोवा को हराया। ठीक है। अब आपको सारा चीज याद आना चाहिए, मैंने कई दफा ये करा रखा, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन,
और कौन सा? विंबलडन पिछले साल का तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे देखो एक प्रोबेबल सवाल है, आपने अभी कौन सा एमबीआई वाला पेपर में देखा होगा ना, फ्रेंच ओपन से सवाल पूछ दिए थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सवाल यहाँ पे छपा छपा मिलने वाला है आपको, यानिक सिनर पे और ईगा स्विएतेक पे मिलने वाला है। और हाँ, 69 बीपीएससी में 69 बीपीएससी में ना इसी से पूछे थे कि इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। विंबलडन की जो विनर होती है उनको क्या मिलता है, इस ट्रॉफी का नाम क्या है, और यूएस ओपन के जो ट्रॉफी होता है उसको क्या बोलते हैं। ये सब पीवाईक्यू है। इंडिया एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कजाकिस्तान, कजाकिस्तान अस्ताना कैपिटल है। टोटल मेडल इंडिया को मिला 11, 3 गोल्ड, 5 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। ठीक है। जैस्मिन लंबोरिया 57 केजी गोल्ड मेडलिस्ट, जो 3 लोग हैं वेरी इंपॉर्टेंट। जैस्मिन लंबोरिया 57 केजी, अमन शरावत याद आना चाहिए 57 केजी से, और साक्षी 54 केजी, और नुपुर है 80 प्लस केजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे हुआ, कितना मेडल मिला, और रैंक 1 गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाले 3 लोग हैं, उनका आपको केजी याद होना चाहिए। तो ये तीनों चीज आपको याद हो गया। मूविंग ऑन, एक्सरसाइज तालिस्मान सबरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए का दोनों के बीच, मतलब दोनों कराए थे, इंडिया ने ज्वाइन किया था तालिस्मान तबरी। और ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट फॉर क्या है, वॉर फाइटिंग ड्रिल है 13-24, इंपॉर्टेंट बस यही है। तालिस्मान सबरी कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है। एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति, ये सब सवाल डायरेक्ट पूछेगा, एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति क्या है, लोकेशन कहाँ पे इसका, मेरठ यूपी में, कनेक्टेड बाय राम डिवीजन खरगा कॉर्प्स। पर्पस क्या है, शोकेस बैटलफील्ड मॉडर्नाइजेशन, डेमोन्स्ट्रेट रियल टेक्नोलॉजी इन कम्बाट। क्या क्या हाईलाइट कर रहा है, यूएवी, इंडिया का जो यूएवी स्ट्रक्चर है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस या इनेबल टारगेटिंग, आपने देखा होगा ना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, इंडिया लॉइटरिंग म्यूनिशंस और यूएवी ड्रोन्स में बहुत आगे हो गया है। हाइब्रिड वॉरफेयर अब जो हो रहा है, तो इंडिया इज अ प्रोपाउंडर, आगे बढ़ रहा है इंडिया। पैसेक्स, पैसेक्स इंडिया उसके साथ करते हैं जो फ्रेंडली रिलेशन है इंडिया के साथ, तो जितने भी मतलब फ्रेंडली कंट्रीज होता है इंडिया उसके साथ करता है, तो इंडिया और ग्रीस का पैसेक्स एक्सरसाइज हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, मुंबई, अरेबियन सी। द इंडियन नेवी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय आईएनएस तरकश, इंपॉर्टेंट नहीं है बस देख लो। हेलेनिक नेवी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट यही है, एक्सरसाइज पैसेज कहाँ पे हुआ और किस लोकेशन में हुआ और किसके बीच हुआ, इंडिया और ग्रीस के बीच में हुआ, मुंबई इन द अरेबियन सी। ठीक है। नेक्स्ट आप एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, व्हाट इज एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ जोधपुर में हुआ, 14th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, पार्टिसिपेंट्स देख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है बस यही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पे हुआ, इसका लोकेशन कहाँ पे, तो इसका लोकेशन कहाँ पर है, जोधपुर, इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन मेडमैक्स, मेडमैक्स क्या, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है, अंडर ऑपरेशन मेडमैक्स इन कोऑर्डिनेशन विद इंटरनेशनल एजेंसीज की चीज है। ठीक है, ऑपरेशन मेडमैक्स आपको याद आना चाहिए, किसका है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। चलो नेक्स्ट, ऑपरेशन जितना भी इंपॉर्टेंट है सारा याद कर लो। ऑपरेशन कलानेमी, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन कलानेमी किसका है, पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया है, इम्पर्सोनेटिंग सेंट्स, और जो चीट करते हैं, आपने कई बार देखा होगा ना, फ्रॉड बाबाज जो होते हैं, वो लोग इम्पर्सोनेट करके आप पैसा हड़पते हैं, सो उसको उनको पर्दाफाश करने के लिए ऑपरेशन काला नेमी लॉन्च किया गया, किसका, उत्तराखंड का। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है इससे। ऑपरेशन शिवा हैज बीन लॉन्च्ड, ऑपरेशन टू कंप्लीट सिक्योरिटी टू प्रोवाइड फुल प्रूफ सिक्योरिटी टू 38 लॉन्ग अमरनाथ यात्रा के लिए। ठीक है। ऑपरेशन महादेव, इन द जॉइंट ऑपरेशन महादेव बाय, ठीक है, ऑपरेशन महादेव क्या है, जो ऑल थ्री टेररिस्ट एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग पहलगाम अटैक, सुलेमान अलियास, फैजाल जाट, हमजा अफगानी एंड सिमरान वे किल्ड। ठीक है, तो ऑपरेशन महादेव हम लोग का इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ और जीएन के पुलिस का है। ठीक है। ऑपरेशन शिव शक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है, पूंछ सेक्टर में किया गया है। ठीक है, चलो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड जुलाई करंट अफेयर्स, एग्जॉस्टिव है, इसमें सारा चीज़ अब कवर हो गया, कितना 48 मिनट्स में ही हो गया कवर, 50 मिनट्स का में आपका पूरा जुलाई करंट अफेयर्स हो गया, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कहीं पढ़ने का। एक सवाल लगा लो, वेयर इज अ फिनोम इंडिया नेशनल डेटाबेस एस्टैब्लिश्ड, कहाँ पे हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। विच कंट्री, द ग्रैंड कॉलर अवार्ड किसको मिला है, मोदी जी को मिला है, कौन सी कंट्री ने दिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लेफ्ट सेफ्टी ऑन अमरनाथ यात्रा, ये सारा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अब देखो जुलाई करंट अफेयर्स इज सॉर्टेड, जून का सॉर्टेड हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, मई का करेंगे और अप्रैल जनवरी तक अपन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे ना, लिंक करके पढ़ेंगे सारा चीजें। देखो वन लाइनर करवाना मुझे कितना समय लगेगा यार, एक साथ बैठूंगा, पानी नहीं लेके बैठूंगा, रेड बुल लेके बैठूंगा, 1.5 घंटे 2 घंटे में मैं सारा करवा दूंगा, 500 करवा दूंगा, क्या ही करना है, यहाँ पे आएगा हाँ ए आंसर है बी आंसर सी, ऐसे ऐसे करा दूंगा, बट वोंट दैट सफाइस। अगर रटना है तो फिर मैं करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मेरे व्यूज आ जाएंगे उसी से ही। मुझे क्वालिटी कंटेंट देना है यार। अगर कैविलियर पीछे से नाम सुने तो देयर शुड बी इन योर वर्ड साइंस, देयर शुड बी नेम ऑफ ईपीएफओ ऑफिसर, देयर शुड बी नेम ऑफ दैट, वो लिंक करके पढ़ाते हैं, वो कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं, बस नाम कॉन्सेप्ट रखने से सब चीज़ नहीं हो जाता है। वो चीज़ समझ में आ रहा है, तो हम लोग लिंक करके सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। सो
ऐसा है। तो हम लोग फिर लाएँगे मई का लाएँगे, अप्रैल का लाएँगे, बट आई गारंटी यू करंट अफेयर्स का सॉर्टेड हो गया, यहाँ से आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। सो यही था एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।